तो चलिए बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए, फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो आप जानते हैं कि आज से हमने एक बिल्कुल नया सेशन जो है वो शुरू किया है, और ये जो सेशन रहेगा ये रहेगा कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए। ये क्लासेस जो आपकी होंगी सुबह 11 बजे होंगी रोजाना, ठीक है, संडे को छोड़ करके बाकी मंडे से सैटरडे तक आपकी रोजाना जो है सुबह 11 बजे आपकी क्लासेस होने वाली हैं। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, है ना, जिनको ऐसा लगता है कि हम तो कभी इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, मतलब ये लगा लो आज छोड़ ही चुके हैं, मतलब इंग्लिश तो पल्ले में पड़ती नहीं है, बुद्धि में घुसती नहीं है ना। अपने दोस्तों की बात तो घुस जाएंगी, लेकिन सर की बात इंग्लिश में जो बताते हैं वो घुसती नहीं है। तो एक बार आप हमारी एक महीने, बस एक महीने आप हमारी ये वाली जो सुबह 11 बजे वाली क्लास है इसको लेके देखो, आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं आपसे कि आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, सुबह 11 बजे हमारी क्लास को लेना है बस, ठीक है। और ये स्पेशल मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कर रहा हूं, जिनको कुछ भी नहीं आता, जो जीरो है ना, जीरो, उनके लिए क्लासेस जो हैं वो हैं, ठीक है। और ये आपकी जो भी अब 2026 में आपके एग्जाम आएंगे, चाहे वो सीजीएल का है, एमटीएस का है, सीएचएसएल का है, सभी के लिए जो है मैंने ये क्लासेस डिजाइन की हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, एक भी पैसा किसी को इसमें देना नहीं है, ठीक है। चलो, तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है कि ये नया बैच है, बिल्कुल फ्री में है, कोई भी पैसा इसका नहीं देना है, यूट्यूब पे ही सारी क्लासेस आपकी होने वाली हैं, ठीक है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक को सीखेंगे, क्योंकि बच्चों को बेसिक ही मरा हुआ है, कहती है ना, मतलब बेसिक में तो मरे हुए हैं, नाली में डूब जाएंगे लेकिन बेसिक क्लियर नहीं होगा तब भी। लेकिन आज की क्लास के बाद बेसिक जो है आपको जो है बेसिक से कभी डर ही नहीं लगेगा, प्यार और हो जाएगा उल्टा, ठीक है। चलो, तो यहां पे सबसे पहले बेसिक में हमें करना क्या है, बच्चे टेंसेस से शुरू कर देते हैं, पता नहीं कहां कहां से शुरू करते हैं, इतना हमें नहीं करना है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में, और ये लगा लो छोटा बच्चा ना जिसको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, वो भी इंग्लिश सीख के जाएगा, ठीक है। बस आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है रेगुलर बेसिस पे, क्लियर। चलो देखो, तो सबसे पहले हम बेसिक को सीखेंगे। इसमें क्या सीखेंगे, बेसिक। अब ये जो बेसिक है, इस बेसिक में पढ़ना क्या है, क्या डायरेक्ट टेंस पढ़ने हैं? नहीं, डायरेक्ट टेंस नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें टेंसेस से भी पहले एक स्ट्रक्चर को समझना होता है, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, आप जब कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, देखो मान लो मैंने कोई सेंटेंस बना दिया, नॉर्मल सा छोटा सा सेंटेंस लिखूंगा, मैंने लिख दिया ही इज टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। ये एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा। अच्छा, इस सेंटेंस को लिखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ मेरे अपने दिमाग में प्रोसेस तो चलाया होगा ना, कि भाई यू को यहीं पे लिखूंगा, अबाउट को यहां पे लिखूंगा, है ना, टॉकिंग को यहां पे लिखूंगा, इज को यहां पे लिखूंगा, तो कोई ना कोई प्रोसेस मैंने अपने दिमाग में घुमाया होगा, कोई ना कोई सिंटेक्स ऐसी चीज होगी, कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जो मैंने अपने दिमाग में बिठा रखा है और मैंने उससे सेंटेंस बना दिया होगा, जरूर कोई ना कोई, है ना। वो क्या है, देखो, आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझना है। किसको, स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर कई तरह का होता है, लेकिन सबसे मेन जो आपका मास्टर फॉर्मूला आप जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास्टर फॉर्मूला, वो क्या होता है, वो होता है ये वाला। एक आपका होता है सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक आपका होता है ऑब्जेक्ट, एक आपका ऑब्जेक्ट होता है, एक आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब होती है ये आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, और एक और होती है भैया वर्ब बोलते हैं जिसको। ये कौन सी होती है, जिसकी फॉर्म्स होती हैं, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, ऐसे फॉर्म्स होती है ना, तो एक आपकी ये वाली होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मास्टर फॉर्मूला है वो क्या है, वो ये है कि इन चीजों को अरेंज कैसे करें। इनको अरेंज देखो कैसे करना होता है, इसको आप बोल सकते हैं मास्टर फॉर्मूला, ठीक है। मास्टर फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हैं, मैं तो मास्टर फॉर्मूला ही बोलता हूं, आप जो बोलना आप बोल लो, ठीक है। उसमें हमें इसको अरेंज जो है करना होता है। तो सबसे पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। फिर हम अपनी क्या लिखते हैं इसमें, हेल्पिंग वर्ब, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, एच माने हेल्पिंग, वी माने वर्ब। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की फॉर्म, ठीक है। ये कौन सी वर्ब है भाई, जिसकी फॉर्म्स चलती हैं, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, वो वाली, ठीक है। लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हैं लास्ट में, ऑब्जेक्ट। बस जिस बच्चे ने इतना याद कर लिया, अब आगे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जिसने इतना याद कर लिया, आगे के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने वाले हैं, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये याद हो गया। अच्छा, एक बात और, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी पीडीएफ आपकी होगी वो पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगी, इसकी जो भी पीडीएफ होगी क्लासेस की, वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगी, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, आप जानते हैं, ठीक है, अल्फा स्पोकन
इंग्लिश, और उसमें एग्जाम वाले उसमें आपको जाना है, किसमें जाना है, एग्जाम वाले में, ठीक है। क्लासेस की जितनी भी पीडीएफ होंगी आपको आगे वो सब इसमें मिलेंगे, आपको उसमें फ्री पीडीएफ के नाम से ऑप्शन है उसमें मिलेंगे, ठीक है। देखो, तो जब हम कोई नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला बनाते हैं, कैसा फॉर्मूला बनाते हैं, सिंपल, तो फॉर्मूला क्या होता है वो भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर अपनी वर्ब की फॉर्म लिखो, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखो, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, ये तो हो गया, ठीक है। अब यहां पे यदि हमें कोई नेगेटिव फॉर्मूला बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे, सबसे बेसिक यही है, पहले यही सिखाऊंगा, फिर ये सिखाऊंगा कि इनको पहचानते कैसे हैं भाई, सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे हैं। स्कूल में तो पहचान लिया, ही माने सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम की बात होती है ना, ये एक एक लंबे हाथ वाले सब्जेक्ट होते हैं, पता नहीं चलेगा कहां से सब्जेक्ट आ गया, कहां से ऑब्जेक्ट आ गया, तो वो वाली चीजें भी मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं, ठीक है। चलो देखो, नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, वो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, हमेशा, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, हमेशा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, क्या लगेगा भाई, नॉट लगेगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ये आपका क्या लगने वाला है, नॉट लगने वाला है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सब में यही चलेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वेरी गुड, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लिख दिया, अब इसी के बाद नॉट लगा देना है, बस नेगेटिव सेंटेंस बन गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर जो भी जैसा लिखा हुआ है उसको उसी की जगह पे लिख दो, हमने उसको उसी की जगह पे लिख दिया, सेंटेंस हमारा गया बन, क्लियर हो गया। इस तरह से आपके नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने की बात करें, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिनको बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, हमेशा हमेशा हेल्पिंग वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले, अभी फिलहाल हेल्पिंग वर्ब का ही सीख लो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, बस पहले आएगी। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज कर लेंगे पोजीशंस को, आगे पीछे कर लेंगे पोजीशंस को, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ भाई, हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आएगी सब्जेक्ट से, तो मैंने ये देखो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिख दिया। अब जो जैसा बचा हुआ है उसको वैसे का वैसा ही लिख दो, यहां पे वर्ब लिखनी है, वर्ब लिख दिया, और ऑब्जेक्ट लिखना है तो हमने यहां पे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दिया, बस ये आपका फॉर्मूला जो है वो बनके रेडी हो गया, किसका, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो जिसने ये फॉर्मूले याद कर लिए शुरू में, वेरी गुड, जिनको आते हैं उनको बहुत अच्छा है, आपका रिवीजन हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई इनको पहचानते कैसे हैं, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई टेक्निक कुछ तो होगा जिससे पहचान लें, हाँ है। इनको पहचानेंगे कैसे ये हम सीखते हैं। देखो, सबसे पहले यहां पे आपको एक बात याद रखनी है, वो क्या है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से, क्योंकि दोनों एक ही जो है फैमिली के सदस्य हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, दोनों क्या है, एक ही फैमिली के सदस्य हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके दोनों एक ही फैमिली के क्या है, सदस्य हैं। अब एक फैमिली के सदस्य कैसे हैं, क्योंकि दोनों के जो पिताजी है ना वो एक ही है, कैसे, इन दोनों के पिताजी कौन है, इन दोनों के पिताजी हैं ये नाउन और प्रोनाउन, बस इन्हीं के बच्चे हैं, नाउन और प्रोनाउन के ही क्या हैं, बच्चे हैं, इन दोनों के पिताजी हैं, है ना, इन दोनों की यही पिताजी हैं। अब देखो, जब भी कोई सेंटेंस सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, पहली बात हमेशा आपको क्या याद रखनी है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, हमेशा या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, बस इनके अलावा कोई अलग हो ही नहीं सकता, नाउन या प्रोनाउन होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कई बार जैसे जेरेंड पार्टिसिपल्स आपने पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं देखा होगा, वो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कई बार बातें कर देते हैं ना, लेकिन वो जब ये बातें करेंगे वो भी नाउन की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, उन्हें भी नाउन ही बनना पड़ेगा इनडायरेक्टली, बेशक देखने में वर्ब लगेंगे लेकिन उन्हें भी नाउन ही बनना पड़ेगा, समझ में आया। तो जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होगी वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होंगे। अब सर बुद्धि में तो यही बात है कि नाउन प्रोनाउन ही नहीं पता हमें, तो है इतना सतर गिर चुका है सर हमारा, ABCD के अलावा इंग्लिश में कुछ नहीं आता, ऐसे ही है ना। तो नाउन प्रोनाउन देखो क्या होता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में छोटी सी डेफिनेशन देखो। मान लो ये एक व्यक्ति है, ये क्या है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ठीक है भाई, इसका नाम है राहुल, इसका नाम क्या है, राहुल है।
इस व्यक्ति का नाम है राहुल। वेरी गुड, इसका नाम राहुल ही है, बहुत अच्छा। अब एक यहां पे टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, किसकी बनी हुई है? लकड़ी की, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं टेबल या मेज, जो भी आपको बोलना है, मैंने इसको बोल दिया, ठीक है। अब यहां पे एक पक्षी है, क्या है? एक पक्षी है। वेरी गुड, इस पक्षी का नाम भी मुझे पता है। मान लो इसका नाम है, मुर्गा लिख दूं, मोर, मोर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है मोर, ठीक है। अब यहां पे एक जगह है, जैसे मैंने एक जगह बना दी, ठीक है। ये जगह का नाम है दिल्ली, ठीक है। ये दिल्ली है भाई, ये जगह का नाम है दिल्ली या दिल्ली, जो भी बोलना है, ठीक है। ये आपकी हो गई। तो यहां पे ये जो व्यक्ति है, ये जो वस्तु है, लकड़ी की बनी हुई मेज है, ये जो कोई जीव है अलग, है ना, ये कोई जगह का नाम है। तो जब भी आप किसी भी चीज का नाम ले रहे हैं, उसका खुद का नाम ही ले रहे हैं। आपके घर में देखो कितनी सारी चीजें हैं, आप किसी का भी नाम लेके देखो, जब भी आप उसके नाम से उस चीज को बोल रहे हैं तो वो ही नाउन है। तो नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन ही नाम है, नाउन ही नाम है और कुछ नहीं है नाउन। बाकी नाउन को आगे डिटेल में तो पढ़ना ही है, अभी फिलहाल इतना ही सीखो सब्जेक्ट के लिए। नाउन क्या है? नाउन ही आपका नाम है। क्या है भाई? नाम है, ठीक है। नाउन ही क्या है? आपका नाम है। अब किसी का भी नाम हो सकता है, अगर हम उसका नाम नहीं ले रहे, मान लो मैं इसका, ये राहुल है, मैं, मुझे पता है इसका नाम राहुल है, अब मेरे इससे दुश्मनी है, मैं इसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता, है ना। मैंने बोला भाई मैं इसका नाम भी नहीं लूंगा, मेरी दुश्मनी है मैं इससे। तो जब मेरी दुश्मनी है, अब मुझे इसके बारे में बताना भी है किसी को, तो मैं इसका नाम नहीं लूंगा, इसके नाम की जगह कोई और शब्द इस्तेमाल कर लूंगा। मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मान लो मैंने इसके नाम की जगह कोई और शब्द इस्तेमाल कर लिया, क्या होगा वो शब्द? इसके नाम की जगह में क्या बोल सकता हूं? वो बोल सकता हूं। भाई वो ना बहुत बुरा है, ऐसा बोल देते हैं हिंदी में। वह बोल सकता हूं, वह बहुत बुरा है। ये दो ही शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? ये है ही। क्या है? ही। इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ही। गलती से ये कोई लड़की होती तब मैं क्या बोलता? शी बोलता, ठीक है। अब मैं किसी वस्तु के बारे में बात कर रहा हूं, ये वस्तु, मान लो मुझे इसका नाम नहीं पता है, मेज है, लेकिन मेरी बुद्धि से पैदल हूं, मुझे पता ही नहीं है इसको मेज कहते हैं, तो मैंने क्या बोला? जो भी मेज नहीं है, वो क्या चीज धरी है? वो, है ना। अब फिर मैंने वो इस्तेमाल कर दिया, लेकिन ये जो वो था, ये वाला जो वो था, ये किसके लिए इस्तेमाल किया था? लड़के के लिए, लड़के के लिए इस्तेमाल किया था। ये वाला वो किसके लिए इस्तेमाल किया है? वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। निर्जीव वस्तु तो है ना। तो इसके लिए कहीं का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, किसका इस्तेमाल करना है? इट का इस्तेमाल करना है, इट का। क्लियर हो गया। ऐसे ही दिल्ली है, ये भी कोई जगह है, इसके लिए भी इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये जो प्राणी वगैरह होते हैं ना, इंसान को छोड़ करके आजकल तो ही सी लगा देते हैं, लेकिन ज्यादातर इट का ही इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं, अब सर ऐसे तो बहुत सारे शब्द मैं जानता हूं, ही, सी, इट, हाँ बहुत सारे जानते होंगे आप, मुझे पता है। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, है ना। सर ऐसे तो बहुत पंक्ति की पंक्ति लगी हुई है। हाँ, ये जितनी भी ऐसी पंक्ति, लाइन, कतार आपने देखी है ना, ये सबके सब प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन। तो समझ में आया? नाउन में या तो कोई नाम आएगा किसी चीज का, या प्रोनाउन आएगा। क्लियर हुआ? तो मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है भाई? सब्जेक्ट या तो हम किसी नाउन को बोल रहे हैं, किसी के नाम को लेके बोल रहे हैं। अभी किसी का नाम है, मतलब वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो कर ही रहा होगा, जब भी तो नाम ले रहे हैं। पागल कुत्ते ने तो खाया, वैसे नाम ले तो डोलेंगे गली में किसी का भी है, कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, तभी तो नाम लिया है हमने उसका, ठीक है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। और नाउन प्रोनाउन मतलब है ही कि व्यक्ति। देखो ये राहुल अब भी एक व्यक्ति है, और मैंने इसका नाम नहीं लिया, कुछ और इस्तेमाल कर दिया, तब भी ये वही व्यक्ति है। भाई ही बोलूं इसके लिए या इसका नाम लूं, है तो यही, इसी के बारे में बात हो रही है ना। इधर से पकड़ लो कान को, या इधर से पकड़ना तो कान ही, ठीक है। इसी की बात हो रही है। यानी कि इनडायरेक्टली प्रोनाउन भी नाउन ही होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन क्या है? प्रोवर्जन है। क्या है? प्रोवर्जन है किसका? नाउन का। तो इनडायरेक्टली नाउन ही प्रोनाउन है, और प्रोनाउन ही नाउन है। क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत डाउट आपको क्लियर हुआ किस तरह से काम करते हैं? तो ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, ये हमेशा क्या है? नाउन और प्रोनाउन के ही बनते हैं। कहीं भी किताब में देख लेना, आपको नाउन या प्रोनाउन वो देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी हम जो चीजें हैं वो धीरे धीरे जब कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो करते चले जाएंगे। क्लियर हुआ भी सभी को? चलिए आगे बढ़े। तो यहां पे सब्जेक्ट के बारे में हमने सीख लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। अब आपको ना इसको मैं एक तरह से एक देहाती भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो देहाती भाषा में बोले तो सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला, काम को करने वाला, ठीक है। क्या होता है सब्जेक्ट? काम को करने वाला ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ना। और काम को करने वाला, देखिए ये तो सिर्फ एक नाम है उस वस्तु का। भाई कोई, अब जैसे मैं राहुल का नाम ले रहा हूं, भाई राहुल कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, है? ऐसे ही थोड़ी नाम ले दिया मैंने उसका, तो कुछ ना कुछ काम ही कर रहा होगा।
तो बस ये सब्जेक्ट क्या है, काम को करने वाला है, डूअर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, अगर इसकी और डेफिनेशन में अंदर घुसा जाए तो इसको बोलते हैं डूअर। देखो अब अपने घर के आसपास देखो, घर के आसपास छोड़ो, अपने घर में ही देखो। देखो आपके घर में आपकी मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन है ना, और भी बहुत सारे मेंबर होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो हर कोई कुछ ना कुछ काम में लगा हुआ है, लगा तो हुआ है। कोई फोन चला रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, है ना, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई रील देख रहा होगा, कोई हंस रहा होगा, कोई घूम रहा होगा इधर उधर। तो ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं चारों तरफ, ये सबके सब सब्जेक्ट हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो काम को करने वाले क्या है, डूअर है, काम को करने वाला ही सब्जेक्ट है। आप अपनी गली में जाओ, आपने देखा आपके अंकल दूध निकाल रहे हैं ना, आपकी आंटी झाड़ू लगा रही, क्या लगा रही, झाड़ू। तो आप जब इनको देख रहे हैं, जब आप इनको देख रहे हैं तो क्या है, ये जो काम को कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये सब्जेक्ट ही है। क्या है, सब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, सब्जेक्ट जो है और जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में अंतर क्या है आपस में, अंतर ये है कि सब्जेक्ट तो होता है काम को करने वाला, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर ले हैं। कल को आप झाड़ू लगाने लगो, घर में पोछा लगाने लगो, अपनी बहन को बोल दो या अपनी मम्मी को बोल दो कि नहीं मम्मी जी मैं नहीं करूंगा, आप नहीं करोगे, आज से मैं लगाऊंगा झाड़ू, है मैं लगाऊंगा पोछा, तो आप सब्जेक्ट बन जाओगे भैया। फिर क्या बन जाओगे, सब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है भाई, अब देखो ऑब्जेक्ट की एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको समझाऊंगा जरूर, ठीक है। यहां पर देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि भाई सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लिखते हैं वर्ब। अभी लिखा था ना फॉर्मूला, मैं भूल तो नहीं गए इतनी जल्दी है, मुझे पता है तुम भूल जाते हो। देखो ये लिखा हो, अभी हमने ये लिखा था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, इनका इनमें काम क्या है आपस में, ये क्यों लिख रहे हैं ऐसे, ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। कैसे भाई, सर सब्जेक्ट में तो नाउन और प्रोनाउन आते हैं, मुझे पता है आते हैं। जैसा भी मैंने राहुल का नाम लिया था, तो राहुल क्या है, नाउन है, और राहुल की जगह मैंने ही लगा दिया तो प्रोनाउन बन गया। कल को मैं दे लिख दूंगा, अब भी प्रोनाउन है ना। कल को मैंने वी लिख दिया, अब भी प्रोनाउन है। तो सर ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, सर सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कैसे लग जाएगी। देखो राहुल के साथ क्या आप आर लगाते, नहीं लगाते, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो कर दिया ना हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड। ये इज एम आर वाज वर हैज है, सब हेल्पिंग वर्ब भी तो है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ही के हिसाब से क्या लगेगा, इज। ही के हिसाब से वर क्यों नहीं आ गया, आर क्यों नहीं आ गया, क्योंकि ये ही डिसाइड कर रहा है। लेकिन दे के साथ आर आएगा, दे के साथ डू आएगा, ठीक है। यहां इसके साथ डज आएगा, ऐसे ही हो रहा है ना। वी है, वी के साथ हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये डिसाइड करता है, सब्जेक्ट डिसाइड करता है क्या लेना है आगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब आगे आओ, फिर ये हेल्पिंग वर्ब के फालतू में थोड़ी, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब भी डिसाइड करेगी भैया, मैं ऐसे थोड़ी बैठूंगी, है मुझे भी पता है, मैं अपने हिसाब से वर्ब की फॉर्म लूंगी। कैसे, अब हेल्पिंग वर्ब में होता है इज एम आर, आपने देखा होगा इज एम आर होता है, हैज हैव होता है, डू डज होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इनमें, है ना। डू डज हो गया, इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और मॉडल वर्ब भी इसके अंदर आते हैं वैसे। तो ये वाली जो चीजें हैं ये खुद डिसाइड करती हैं वर्ब कौन सी चाहिए, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी वर्ब की फॉर्म। क्या करेगी, वर्ब की फॉर्म। भाई ऐसा थोड़ी है मुंह उठा के कोई भी लगा दो, है कटोरदान में से कोई सी भी रोटी निकाल लेते हो, ऐसे नहीं होगा यहाँ पे, है यहाँ पे तो भैया डिसाइड करना पड़ेगा। तो इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है, ये खुद डिसाइड करती है। हैज हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, डू डज के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या डिसाइड कर रही है कि उसे कौन सी वर्ब की फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, कौन सी वर्ब की फॉर्म चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी, ठीक है भाई। चलिए कौन डिसाइड करेगी, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी। अच्छा, सब्जेक्ट ने डिसाइड कर दिया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ने डिसाइड कर दिया वर्ब की फॉर्म। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है भाई, है अब देखो क्या होता है। अब ये मत सोच लेना ये वर्ब डिसाइड करेगी क्या ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के लिए, वर्ब डिसाइड नहीं करती है ऑब्जेक्ट आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट एक ऐसा प्राणी है जो बच्चों के प्राण निकाल देगा अगर समझ में नहीं आया तो, पेपर में ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में दो चीजें याद रखनी है। क्या लिखना याद रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीजों का होता है। किसका, दो चीजों का होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीजों का होता है, ठीक है भाई, ये बात आपको याद रख लेनी है। ऑब्जेक्ट किसका होगा, हमेशा दो ही चीजों का होगा, सिर्फ ये नहीं है कोई तीसरी भी घुसा दी, नहीं, दो ही चीजों का। वो कौन कौन सी है, पहले तो आपको ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट से, उसे नाउन से, प्रोनाउन से। अब ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीजों का होगा, किसका,
या तो ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या तो, ठीक है, किसका ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का। दूसरा, वर्ब का नहीं होगा तो प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट होगा, बस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, बस दो ही चीजों का ऑब्जेक्ट होता है पूरी इंग्लिश में, ये बात ध्यान रखना। बच्चों की छोटी छोटी बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती ना, इसलिए उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, भाग जाते हैं इंग्लिश से। और इंडिया के लोगों को तो इतना डर लगता है, पूछो मत, है ना। तो या तो ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है या ऑब्जेक्ट आपका प्रीपोजिशन का होता है। अब ये कैसे काम करता है, देखो, जो आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये कैसे मिलेगा भाई, इसको ढूंढना पड़ेगा, ये ऐसे ही नहीं मिलता है, इसको ढूंढना पड़ता है पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन में ढूंढना पड़ता है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम वर्ब से सवाल करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब से सवाल करेंगे, वर्ब खुद बता देगी मेरा ऑब्जेक्ट है या नहीं है। सवाल में क्या पूछना है, क्या और किसको। सवाल में ये दो चीजें पूछनी है, क्या और किसको, बस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलेगा। किसको को बोलेंगे whom इंग्लिश में, और क्या को बोलेंगे what, क्या बोलेंगे, what बोलेंगे, ठीक है। वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें सवाल करना पड़ेगा। लेकिन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन को मैं इसे लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, PREP, इसका मतलब है प्रीपोजिशन, शॉर्ट फॉर्म में चलेगा ना। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद मिलेगा, हमेशा प्रीपोजिशन के तुरंत बाद उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस फॉर्मूले पे, उस सेंटेंस पे जो क्लास शुरू होते टाइम ही मैंने आपको बताया था, ये सेंटेंस लिखवाया था। तो सर ये तो क्या है, प्रीपोजिशन है, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। कौन कौन से शब्द, जैसे इट नहीं, वो एट हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, ऑन टू हो गया, अबाउट हो गया, अबव हो गया, बिलो हो गया, बिहाइंड हो गया, बियॉन्ड हो गया, ऑल्दो हो गया, है ना, ऑल्दो नहीं होगा, दो होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द है ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये जो शब्द है ये क्या है, ये जो शब्द है ये क्या है, प्रीपोजिशन। ये अगर प्रीपोजिशन है तो इसके तुरंत बाद आपने बताया था ऑब्जेक्ट होगा, हाँ, तो इसके तुरंत बाद ये जो शब्द है इसका ऑब्जेक्ट है। ये यू देखने में सब्जेक्ट लग सकता है लेकिन ये ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है, मैंने लिखवाया था ना। नाउन या प्रोनाउन के ही हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहां पे प्रीपोजिशन के तुरंत बाद उसका हमें क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। यहां पे देखो वर्ब है, ये रही वर्ब। वर्ब का ऑब्जेक्ट पूछने के लिए हमें वर्ब से सवाल करना पड़ता है, क्या और किसको। अभी लिखवाया था क्या और किसको का सवाल करना पड़ेगा। पहले हिंदी में बताऊंगा फिर इंग्लिश में अपना पहचान में आ जाएगा। देखो मैंने बोला वह चाय पी रहा है। भाई पहले अपनी मातृभाषा में कोई चीज समझते हैं ना तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। वह चाय पी रहा है। वह क्या कर रहा है भैया, चाय पी रहा है। मैंने बोला हम टीवी देखने जाएंगे। मैंने क्या बोला, हम क्या करने जाएंगे, टीवी देखने जाएंगे। अभी छोटा सा सेंटेंस जो सब पढ़ते हैं, वह स्कूल जा रहा है। वह क्या कर रहा है भैया, स्कूल जा रहा है। अब यहां पे देखो ये तीन सेंटेंस मैंने लिखे, वह चाय पी रहा है, हम टीवी देखने जाएंगे और वह स्कूल जा रहा है। इन सेंटेंसेस में हमें वर्ब से सवाल करना पड़ेगा क्या और किसको। जवाब मिलेगा ऑब्जेक्ट का। पहले वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब क्या होता है, कोई भी काम जो हम करते हैं उसको वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, चाय को पीने का। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, टीवी को देखने का। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कूल जाने का काम। चलो इनसे सवाल करते हैं। पीने से सवाल करेंगे सबसे पहले। मैंने बोला भैया क्या पी रहा है, पहले क्या ही पूछ लेते हैं। तो जवाब में क्या आया, भैया चाय पी रहा है। किसको पी रहा है, चाय को पी रहा है। तो जवाब में क्या आ रहा है, चाय। तो इस सेंटेंस में चाय ही आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, सेंटेंस में चाय ही आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला हम टीवी देखने जाएंगे। हम कहां जाएंगे, टीवी देखने जाएंगे। मैंने बोला हम क्या करने जाएंगे, टीवी देखने जाएंगे। देखने। मैंने बोला क्या देखेंगे भैया, जवाब में क्या आया, टीवी। तो जवाब आ गया क्या, टीवी। तो यहां पे एक का भी जवाब आ जाएगा, दोनों का जाए एक का जाए, वही आपका ऑब्जेक्ट है। तो टीवी जवाब आया। वह स्कूल जा रहा है। मैंने बोला क्या जा रहा है, सेंटेंस सुनसान पड़ा है, कोई जवाब नहीं आया। अगर मैं बोलता कौन जा रहा है तो वह, कहां जा रहा है तो स्कूल आ जाता। लेकिन मैंने बोला क्या जा रहा है, नो जवाब, नो आंसर। मैंने बोला किसको जा रहा है, नो जवाब। इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। क्लियर हुआ, ये सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट का है। और स्कूल में पढ़ाया जाता है ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहां पे स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है कि वह चाय पी रहा है। तो कैसे बोलेंगे,
ही इज, अब ड्रिंकिंग लिख दो, टेकिंग लिख दो, हैविंग लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिख देता हूं ही इज हैविंग टी, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। हम टीवी देखने जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, वी विल गो टू वॉच टीवी, ठीक है। हम क्या देखने जाएंगे, टीवी देखने जाएंगे। वह स्कूल जा रहा है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब देखो यहां पे जो टी है अभी हमने पहचाना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये किसका है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। किसका है, वर्ब का। वी विल गो टू वॉच टीवी, टीवी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही इज गोइंग टू स्कूल, यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये जो सेंटेंस अभी मैंने लिखा है, ये जो सेंटेंस लिखा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है इसमें, इसमें है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इसमें, हमें प्रीपोजिशन दिख गया टू, तो टू का ऑब्जेक्ट ये रहा स्कूल। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तुरंत उसके बाद ही आता है। तो इस सेंटेंस में ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है लेकिन वर्ब का नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। किसका है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है आपका। क्लियर हुआ, चलो। तो यहां पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपका है, आप उसको ऐसे पहचान लोगे। क्लियर हुआ, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा पता चला। अब मैं आपको देहाती भाषा में ऑब्जेक्ट को और बता देता हूं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और बता देता हूं, ये आया कैसे है ना। देखो कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है दूर का, इसका पता नहीं है कौन है? इसकी आंख पे मार मार के इसकी आंख सुझा दी इसने। क्या कर दी, आंख सुझा दी। यहां से देखो आंख सुझा दी इसकी, इसकी आंख सुझा दी भैया मार मार के, दे घुसार दे लात, इसकी सुझा दी आंख, बना दिया इसका मोर, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कौन है नहीं पता, ठीक है। इसका कौन है नहीं पता भैया कौन है, नहीं पता हमें कौन है व्यक्ति, ठीक है। यानी कि काम, ये कोई काम कर रहा है क्या, मैंने देखो इसका नाम मान लो, इसका नाम है जैसे राहुल है, इसका नाम मैंने बोला राहुल को पीटा जा रहा है ना। मैंने बोला राहुल को पीटा जा रहा है, मुझे पता तो है ही नहीं कौन पीट रहा है, तो मैं तभी तो लिखूंगा राहुल को कौन पीट रहा है, मुझे पता ही नहीं है। मैंने सिर्फ बोला राहुल को पीटा जा रहा है, मैंने क्या बोला, राहुल को पीटा जा रहा है। तो ये पीट कौन रहा है नहीं पता, क्योंकि ये जो पीट रहा है ना, ये काम को करने वाला है और ये ही आपका सब्जेक्ट, और इसके बारे में मुझे पता नहीं है। जिस पे काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है वो ही ऑब्जेक्ट होता है। एक्शन को रिसीव करने वाला ही, रिसीवर ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। एक्शन को रिसीव करने वाला व्यक्ति ही, रिसीवर ही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर हुआ, तो रिसीव कौन कर रहा है, इसके एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, ये व्यक्ति कर रहा है राहुल। तो राहुल सेंटेंस में बेशक आगे लिखा हुआ है लेकिन ये फिर भी आपका सब्जेक्ट नहीं है। राहुल को पीटा जा, ये खुद काम कर रहा है क्या, कोई नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इसकी तो खोपड़ी फोड़ दी भैया, इसने फोड़ दी इसकी खोपड़ी, है ये काम नहीं कर रहा है, इस पे काम हो रहा है। जिस पे काम होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। अब इन चीजों को देखो, यहां पे देखो, वह चाय पी रहा है, पीने का काम तो ये कर रहा है लेकिन पी किसको रहा है, काम किस पे हो रहा है, पीने का, चाय पे हो रहा है। थोड़ी देर के लिए चाय को हटाना, अभी पता चल जाएगा क्या पी रहा है। क्या पी रहा है भाई, वह पी रहा है, क्या पी रहा है, अपना आप क्या मांग लिया, वर्ब अपना आप क्या मांग रही है, क्या मांग रही है, क्या, तो पता ही नहीं है क्या तो क्या है इसमें, है ना। तो यानी कि ये जो क्या और किसको है, ऐसे डिजाइन किए गए जिससे हमें पता चल जाए ऑब्जेक्ट क्या है। क्लियर हुआ, तो क्या पी रहा है नहीं पता, अभी लिख दिया हमने चाय पी रहा है। क्या पी रहा है, चाय पी रहा है, ठीक है। क्या पी रहा है भैया, चाय पी रहा है। तो चाय पे हो रहा है काम, एक्शन को रिसीव यही कर रही है ना, यही तो कर रही है भाई। वो जो भी काम कर रहा है उसको रिसीव करने का काम यही कर रही है और फिर खत्म हो गई खुद, उसको अपने अंदर रिसीव करके खुद खत्म हो गई। ऐसी हो रहा है ना। हम टीवी देखने जाएंगे भाई, क्या देखेंगे, टीवी। अगर वहां टीवी नहीं होगा तो देखने जाएंगे भाई, किसको देखने जाओगे, अपना जवाब आ गया ना, मतलब अपना उठने लगे ना क्वेश्चन, तो किसको देखने जाएंगे, टीवी को देखने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीवी है ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो रिसीव करने वाले जो होते हैं एक्शन को, वर्ब के एक्शन को रिसीव करने वाली जो चीजें होती हैं वो ही ऑब्जेक्ट होती हैं, समझ में आया। और वह स्कूल जा रहा है, इसमें कुछ भी एक्शन को रिसीव करने वाला नहीं है, वर्ब के एक्शन को रिसीव करने वाला नहीं है। प्रीपोजिशन के लिए तो लगा दिया हमने इसमें ये स्कूल, लेकिन वर्ब के एक्शन को रिसीव करने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर हुआ, तो इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप इनको समझोगे, ठीक है भाई। चलो, तो आज की क्लास में बहुत सारी चीजें हमने सीखने की कोशिश की है ना।
अभी क्लास तो छोटी है, ज्यादा लंबी नहीं हुई है, दिक्कत मत लो अभी आप, ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है। तो एक बार मुझे बता देंगे सभी बच्चे कि सभी को क्लियर है यहां तक? जो मैं समझाना चाह रहा हूं सभी को क्लियर हुआ ना, कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पता चला थोड़ा सा, ठीक है। अब हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो बच गए हमारे, है ना, इन दोनों को एक साथ देख लेंगे क्योंकि दोनों इतनी बड़ी चीज नहीं है कुछ। तो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को देख लिया, अब हम देखेंगे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर। सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन यहां पे लिखवाना चाहता हूं छोटी सी, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स भी बना सकते हैं। जो यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा ना फ्री में, ये प्रीमियम कंटेंट होगा बिल्कुल, इतना बेसिक से कराऊंगा, इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराऊंगा कि यूट्यूब पे फ्री में शायद मिलेंगे। पेड कोर्सेज में तो बहुत सारे टीचर्स देते हैं, है ना, हम भी दे देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक फ्री में ही करा देते हैं, पूरा पेड की तरह ही पूरा का पूरा बैच आपका फ्री में होगा। ये बैच आपका फ्री में होगा, यूट्यूब पे सुबह 11 बजे आपकी क्लासेज इसमें होंगे, ठीक है। जो भी पीडीएफ वगैरह होगी वो हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगी, नीचे नाम दिख रहा होगा अल्फा स्पोकन इंग्लिश, इसी पे एग्जाम वाले सेक्शन में आप जाओगे, वहीं पे आपको फ्री पीडीएफ के अंदर क्लास खत्म होती है इसकी पीडीएफ आपको वहां पे पहुंच जाएगी, ठीक है भाई। चलो देखो, वर्ब से आप क्या जानते हैं? सर वर्ब से हमने सुना है वर्ब का मतलब होता है काम, लेकिन ये गलत डेफिनेशन है। वर्ब का मतलब काम ही नहीं होता है। वर्ब का मतलब ये नहीं है कि बस काम ही काम वर्ब है, नहीं, वर्ब में बहुत सारी चीजें आती हैं। वर्ब काम को भी बताता है, ठीक है, वर्ब किसी की अवस्था के बारे में भी बात करता है, वर्ब पोजेशन के बारे में भी बात करता है। पोजेशन मतलब स्वामित्व, जैसे आपके पास क्या है, मेरे पास गाड़ी है ना, मेरे पास माँ है ना, ऐसे पोजेशन के बारे में भी बात कर रहा है। तो वर्ब बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है। वर्ब मतलब वर्ब तो वर्ब ही है। अब वर्ब को हम वैसे देखें, अगर डिटेल में जाने, तो यहीं से मैं आपको पहली क्लास से थोड़ा सा डिटेल इसकी बता देता हूं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बताऊंगा जो कंफ्यूज ना हो। जो वर्ब है इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? वर्ब को दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। वर्ब को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी दो भाग है वो? एक आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। एक आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब, एक आपकी होती है मेन वर्ब। क्या होती है? मेन वर्ब। अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये हेल्पिंग वर्ब वही हेल्पिंग वर्ब है जो सेंटेंस के फॉर्मूले में आपको दिख रही थी ना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ये वही वाली हेल्पिंग वर्ब है भैया आपकी, सब्जेक्ट के बाद जो लगती है। ये वाली जो मेन वर्ब है, ये वो है जिसकी फॉर्म से चलती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ऐसे वर्ब को दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इसको हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। जब इसको मेन वर्ब बोलते हैं मतलब मुख्य क्रिया है। यहां पे इसको हेल्पिंग, हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता करना, तो इसलिए इसको सहायक क्रिया बोल देते हैं हिंदी में। क्या बोल देते हैं? सहायक क्रिया। भाई वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करोगे तभी तो और भी बच्चों तक, आपके जैसे जो बच्चे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आते, तभी तो क्लास पहुंचेगी, ठीक है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को फिर से दो भागों में बांटा जाता है। अरे सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ना। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आसान होता जा रहा है भाई। जितने ज्यादा भाग होंगे ना, आपको भाग थोड़ी रटने हैं, आपको तो वो चीज रटनी है जिनके अंदर आती है। तो हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है। एक तरफ आपकी आती है मॉडल्स, मॉडल वर्ब सुने ना, मॉडल्स, हाँ। एक तरफ आपकी आती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जब मैं आपको वर्ब को पढ़ाऊंगा, इसको और ज्यादा डिटेल में और गहराई के साथ आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स में अगर मॉडल्स को, वैसे तो मॉडल 14 होती है टोटल, ठीक है, लेकिन अगर मॉडल को और ज्यादा डिवाइड करें, डिवाइड करने के लिए तो कर सकते हैं, फिर इसको दो भागों में और बांट देते हैं। एक तरफ आपकी होती है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल, सेमी मतलब कभी मॉडल का काम करेंगी, कभी मॉडल का काम नहीं करेंगी। फिर किसका करेंगी? हैं, फिर ये बहस चलाएंगे नहीं। तभी किसका काम करेंगे? मेन वर्ब का काम करती हैं। तो सेमी मॉडल में जैसे यूज टू हो गया, आउट टू हो गया, ठीक है, इस तरह की कई बार चीजें आपको देखने को मिलती हैं। नीड हो गया, आउट टू कई बार कम मिलता है, लेकिन नीड आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा सेंटेंसेज में भी, ठीक है। नीड हो गया, वर्ब की तरह भी काम करता है और चीजों की तरह भी काम करता है। और एक आपकी होती है मेन मॉडल्स। मेन मॉडल, मेन मॉडल, मेन मॉडल में कौन कौन से आते हैं? जो नॉर्मली अब मॉडल वर्ब पढ़ते हैं वो इधर ही आते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब इधर ही आते हैं। कैन हो गया,
कुड हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, मे हो गया, मस्ट हो गया, माइट हो गया, ये सब आपके मेन मॉडल वर्ब्स के अंदर ही आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, पी मतलब प्राइमरी, ए मतलब ऑक्सिलरी, वी मतलब वर्ब। क्लियर? तो ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है इसमें आती हैं आपकी बी, डू और हैव। बी, डू और हैव, मतलब हैव के जितने भी फॉर्म आज तक आपने देखे हैं, हैव, हैज, हैड, हैविंग, ये सब इधर से आते हैं। डू के जितने भी फॉर्म्स हैं, डू, डिड, डन, डज, ये सब इधर से आते हैं। ऐसे ही क्या है? ये जो बी है, इस बी के अंदर ही आपके जितने भी इज़ेमार हो गए, जितने भी आपके वाजवर हो गए, ठीक है, ये सब आपके बी के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं। बी हो गया, बिन हो गया, बींग हो गया, इज़ेमार हो गया, वाजवर हो गया, ये सब आपके बी के अंदर के पार्ट्स हैं, बी के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं। और आगे आपको इनको डिटेल में मैं कराऊंगा। पहली क्लास में ऐसा नहीं कि पहली क्लास में बम में फोड़ दूं, क्या है पहली क्लास में सारी चीजें समझा दूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। फिर आपकी बारी आती है मेन मॉडल्स की। ये क्या है सर? इसमें भी दो तरह की वर्ब्स आपको देखने को मिलती हैं। कितने तरह की? दो तरह की। एक होती हैं फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, कंफ्यूज मत हो ना, दिमाग में जोर मत दे लेना है, कभी पहले दिन ही भाग जाओ, बस बता रहा हूं ये होती है। जब समझाऊंगा ना ऐसे समझ में आएगा, आप खुद समझा दोगे बच्चों को, टीचर बन जाओगे, लगा लो। ठीक है, फाइनाइट वर्ब होती हैं और एक आपकी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब इनको मैं अगर और ज्यादा डिवाइड करना चाहूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं अभी, लेकिन इतना बता दो, इनको डिवाइड करेंगे आगे तो इनमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जेरेंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, पार्टिसिपल्स हो गया, है ना, और ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो गई, रेगुलर वर्ब्स हो गई, इरेगुलर वर्ब्स हो गई, स्टेट वर्ब्स हो गई, ये सब इधर आती हैं। यानी कि जिनकी फॉर्म्स बनते हैं वो सब सब इधर आएंगी, और जिनकी फॉर्म्स नहीं बन रही है वो सब इधर आएंगी। तो आगे जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ दिखाई दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इज़ेमार और वाजवर या हैज हैव ही आएगा, उसमें मॉडल वर्ब्स भी आ सकता है। समझ में आ गया? उसमें क्या आ सकता है? मॉडल वर्ब भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो, तो यहां पर हमने मॉडल वर्ब्स और मेन वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये होती है कोई भी जब हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, फिजिकल एक्शन जब हम कर रहे हैं, उनको इसके अंदर हम रखते हैं। अब मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में लिखो। हेल्पिंग वर्ब, अच्छा ये तो हमने देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब है कौन कौन सी, काम क्या कर रही है सेंटेंस में, सेंटेंस में इनका काम क्या है। ये सेंटेंस में वर्ब यानी कि काम कब हुआ उसका क्या बताती हैं? समय बताती हैं। क्या बताती हैं? उसका समय, ऊपर ही लिख दो भाई, समय बताती हैं। तो सेंटेंस में जो काम है वो कब हुआ उसका समय बताती है। मतलब समय बता रही है तो इसको मतलब समय तो भैया तीन तरह का होता है, हमने पढ़ा था सर, ऐसी थोड़ी हम अनपढ़ थोड़ी है इतने, समय हमने पढ़ा था तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आप टेंसेस में पढ़ते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी है भैया। क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब होगी जो प्रेजेंट के बारे में ही बताएंगे, कुछ ऐसी होंगी जो पास्ट के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसी होंगी जो फ्यूचर के बारे में ही बताएंगे। जैसे प्रेजेंट के बारे में अगर बताना चाहूं तो जैसे डू डज है, ये प्रेजेंट के बारे में बता देती है। इज़ेमार है, ये भी प्रेजेंट के बारे में बता देती है। हैज हैव है, ये भी प्रेजेंट के बारे में ही बता देती है। कहीं पे भी आपको ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती है तो 99% चांस है कि वो सेंटेंस प्रेजेंट का ही मिलेगा। किसका मिलेगा? प्रेजेंट का। और पास्ट में कुछ पास्ट की हेल्पिंग वर्ब भी होंगी। कहीं डिड दिखाई दे, पास्ट है। कहीं पे वाज वर दिखाई दे तो सेंटेंस किसका है? पास्ट का है। कहीं पे हैड दिखाई दे तो सेंटेंस किसका है? पास्ट का है। फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में विल आपको कहीं पे दिखाई देता है, फ्यूचर है। शैल आपको दिखाई देता है, फ्यूचर है। बस यही है दो। ठीक है, फ्यूचर की दो ही है। तो अगर कहीं पे आपको ये चीज दिखाई देती है तो ये समय को बताती है और इन्हीं को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मॉडल वर्ब इसी के अंदर आती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर हुआ? टेंसेस में भी इन्हीं को पढ़ते हैं और वहां पे स्पेशल लिखा जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है भैया, तो ये हेल्पिंग वर्ब यहीं से ऐसे निकल के आई है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी निकल के सामने आती है। क्लियर हुआ? तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में जो है क्या बताती है? समय के बारे में बताती है।
यानी कि क्या बताती है, समय के बारे में, ठीक है, समय के बारे में बताती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बता रही है सेंटेंस में, समय का बता रही है। किसका समय बता रही है, वर्ब का। किसका समय बता रही है, वर्ब का। काम कब हुआ ये क्या बता रही है, हेल्पिंग वर्ब बता रही है। देखो एक सेंटेंस में यहां पे छोटा सा लिखता हूं, मैंने बोला छोटा सा सेंटेंस लिखूंगा। देखो मैंने बोला ही इज कमिंग, छोटा सा मैंने लिख दिया, ही इज कमिंग। फिर मैंने लिखा ही वाज कमिंग, क्या लिखा मैंने, ही वाज कमिंग। फिर मैंने लिखा ही विल बी कमिंग, ही विल बी कमिंग। इस सेंटेंस में देखो सब में ही सेम है, सब में कमिंग सेम है, लेकिन फिर अलग क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या अलग है, हेल्पिंग वर्ब अलग है। हेल्पिंग वर्ब की वजह से ही पहला सेंटेंस प्रेजेंट का है, दूसरा सेंटेंस पास्ट का है, तीसरा सेंटेंस फ्यूचर का है। क्लियर हुआ, क्योंकि उसमें इजम आ गया इसलिए वो प्रेजेंट का है, दूसरे सेंटेंस में वाज आ गया इसलिए वो पास्ट का है, तीसरे सेंटेंस में विल भी आ गया इसलिए वो किसका है, फ्यूचर का है। तो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करिए कि सेंटेंस कौन से समय का है, किस टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। कहीं भी इंग्लिश में आपको समय पता लगाना हो कि कब के बारे में सेंटेंस बोला गया है, कंपटीशन एग्जाम इंग्लिश में ही नहीं, स्पोकन इंग्लिश में भी आप ऑफिस में कहीं ना कहीं लगोगे जॉब के बाद, वहां पे भी इंग्लिश बोलेंगे भाई, है ना। तो आप अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है ना कि कब के बारे में बोल रहा है, तो बस आपको ये हेल्पिंग वर्ब से पता लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब देखो वो क्या बोल रहा है, वाजबल लगा रहा है, हैज हैव लगा रहा है, इजमाल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, उसी से पता चलेगा ये काम कब के बारे में बोल रहा है। भाई किसी ने इंग्लिश में बोल दिया कि नरेंद्र जो हमारे मतलब पीएम है वो कल आएंगे, इंग्लिश में बोल दिया, अब आपको पता नहीं चल रहा है कल के बारे में बोल रहा है, कल से अगले दिन के बारे में बोल रहा है, पीछे के बारे में बोल रहा है, आज के बारे में बोल रहा है, तो वहां पे जाके हेल्पिंग वर्ब को पकड़ लो, उसी से पता चल जाएगा। ठीक है, चलो तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब को समझोगे। ठीक है, अब आपकी आती है वर्ब, जिसको बोलते हैं मेन वर्ब, जिसकी फॉर्म्स भी चलती हैं। तो इसी को बोलते हैं एक्शन, कोई काम करना, कोई काम करते हैं। जब कोई काम करते हैं उस काम को ही क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उस काम को ही क्या कहते हैं, वर्ब। कौन सी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, कोई भी फिजिकल एक्शन हम कर रहे हैं उसी को वर्ब बोलते हैं। और ये वाली जो वर्ब है इसको मेन वर्ब जो है, यहां पे एक चीज जो लिख लो, मेन वर्ब की ही हमेशा वर्ब की फॉर्म्स बनती हैं। मेन वर्ब की ही हमेशा वर्ब की फॉर्म बनेंगी, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म। जैसे गो है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, फिर गोन हो गया। ठीक है, एक गोइंग भी आपको देखने को मिलेगा और एक गोज भी आपको देखने को मिलेगा। वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती है, वैसे 3 पढ़ते हैं, मेन तो 3 ही, दोनों को तो बनाया जाता है। पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म और 5वीं फॉर्म। ठीक है, किसी के भी 5 फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि आस्क है, आस्क की दूसरी फॉर्म होती है आस्क्ड। असलियत में 3 ही होती है। इनको कैसे बनाते हैं, जो पहली फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा दो तो ये चौथी फॉर्म बन जाएगी आस्किंग, और जो हमारी पहली फॉर्म हो उसमें एसईआईस लगा देंगे तो 5वीं फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, फिर 5वीं फॉर्म आपकी बनके रेडी हो जाएगी। क्लियर हुआ, तो इस तरह से क्या होगा, आपकी जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो बन जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप वर्ब की फॉर्म्स को बनाएंगे। क्लियर, चलो यहां पे जो आपकी वर्ब की फॉर्म है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तभी वही तो वर्ब होगा, कोई काम है तभी तो वर्ब होगा। अब आपसे कोई बोलने लगे कि भाई ग्रीन है, ग्रीन, इसकी वर्ब की फॉर्म बना के दिखा, बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि ये वर्ब ही नहीं है, ये कोई काम ही नहीं है, ये तो किसी कलर का नाम है, नाउन है, किसी कलर का नाम है, नाउन एक तरह से ऐसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है, ये वर्ब है ही नहीं, तो इसलिए इसकी वर्ब की फॉर्म ऐसा थोड़ी है ईडी लगा देंगे ग्रीन बन जाएगा, नहीं। ऐसे तो बॉय है, बॉय हो गया बॉय। अब बॉय की क्या फॉर्म बन जाएंगी, सर इसमें ईडी लगा दो, बॉय लगा दो, नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या नहीं है, ये वर्ब नहीं है। तो वर्ब क्या है, काम। कोई भी काम हम कर रहे हैं, फिजिकल एक्शन कर रहे हैं, वो है वर्ब। सिर्फ वर्ब की फॉर्म बनती है, इनकी फॉर्म्स नहीं बनेंगी, ऐसे शब्दों की फॉर्म्स नहीं बनती हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, पहचान में नहीं आती वर्ब है या नहीं है।
आगे जब पढ़ाऊंगा अच्छे से और आगे की क्लासेस में, अभी तो पहली क्लास है, तो आपको और सारी चीजों के बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो शब्द हैं इनकी फॉर्म्स नहीं बनती हैं, जो काम हम करते हैं सिर्फ उसी की फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है। चलो, तो अगर किसी को कोई डाउट है तो बच्चे बता सकते हैं। नमस्ते भाई, मॉर्निंग ग्रोवर, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आप बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सुबह वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूट्यूब की वीडियोस नहीं पहुंचती है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। डेली शाम को, और सॉरी सुबह 11 बजे आपकी क्लास मिलेगी एग्जाम की। जो बच्चे बोलने वाले इंग्लिश सीखना चाहते हैं, है ना, ये तो कंपटीशन एग्जाम है, उनकी क्लासेस रात को 8 बजे चलती है, अगर आप बोलने वाले इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक था, जो हम पढ़ने वाले थे, ठीक है, वो हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश से डर लगता है तो इन क्लासेस को जरूर लें, और मैं पूरा 100% आपको बोलता हूं कि आपका डर खत्म होगा, आप इंग्लिश 100% सीख के जाओगे। पहले दिन में नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन में नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरे दिन जरूर आ जाएगी आपको, ये मैं जानता हूं, ठीक है। आप बस जो चीज समझ में नहीं आती है उसको एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार देखो, दूसरी बार समझ में नहीं आया तो तीसरी बार देखो, 1 या 2 बार में ही आपको समझ में आ जाएगी। वैसे तो मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए। फिर भी कई हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, नहीं आती है तो दूसरी बार क्लास को देख लो, कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, फ्री में है, दूसरी बार देखोगे तब समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ भाई, डेली सुबह 11 बजे होगी, सिर्फ संडे को नहीं होगी, संडे को छोड़ करके, एक्सेप्ट संडे, ठीक है, और बाकी आपकी क्लासेस होगी रेगुलर, ठीक है भाई। चलिए, तो जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल उनके लिए छोटा सा मैंने एक बैच निकाला है, ठीक है। चलो, अब हम मिलेंगे अपनी नई क्लास में कल सुबह 11 बजे, और जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनकी क्लासेस रात को 8 बजे लगते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ वगैरह चाहिए, अगर पीडीएफ आपने नहीं ली है तो पीडीएफ आप ले सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन मिलेगा अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, नंबर दिख रहा है, मैसेज करोगे उस पर भी आपको लिंक भेज दिया जाएगा, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है इसमें आपको एग्जाम वाले टैब में जाना है, एक स्पोकन का है एक एग्जाम का है। एग्जाम में जाने के बाद फ्री पीडीएफ पर आप क्लिक करेंगे, फ्री पीडीएफ, ठीक है, फ्री पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और वहां पे जो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी एसएससी फ्री, ठीक है, इंग्लिश क्लास पीडीएफ। इसके अंदर आपको जितनी भी पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएंगे फोल्डर के अंदर, ठीक है। चलिए, तो नई क्लास में मिलते हैं सभी बच्चों को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।